आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। आप कक्षा 9वीं में पिछले वर्ष एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करना सीखे थे। उसका व्यापक रूप है ax धन b बराबर c। इस प्रकार के समीकरण हल करना सीखे थे जहाँ पर a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ पे a बराबर नहीं होता 0 के। जहाँ जैसे हम लिखे कोई समीकरण 3x धन 4 बराबर 5। इस प्रकार के अपन पिछले कक्षाओं में समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। रैखिक का मतलब होता है यहाँ पे एक चर है x और उसके ऊपर कितने की घात है 1 की घात। तो इस प्रकार के समीकरण हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax धन by बराबर c या धन c बराबर 0। यहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और x, y आपकी चर राशियां हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चर, यहाँ पे दो चर हैं x और y। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब उन चरों के ऊपर कितने की घात है 1 की घात। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब युग्म मतलब होता है इस प्रकार के आपके दो समीकरण दिए रहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने दो समीकरण दिए रहते हैं। उन दो समीकरणों से हमें दो चरों के मान x और y के मान हमें ज्ञात करना पड़ते हैं। अब इनको ज्ञात करने के लिए एक है आलेख विधि। आलेख विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों में x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है विलोपन विधि। और चौथी विधि है बज्रगुणन विधि। इन चारों विधियों से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं और दो चर होते हैं जो x और y, उनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आलेख विधि के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर आलेख विधि में अगर हम दोनों समीकरणों के आलेख खींचें, मान लो पहले समीकरण का आलेख इस प्रकार आता है। इस समीकरण नंबर 1 का आलेख है और ये समीकरण नंबर 2 का आलेख है। तो हम देख रहे हैं
ये दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और वही निश्चित बिंदु x और y के मान हमें ज्ञात कराता है। अगर आलेख विधि में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आलेख विधि में समीकरण के दोनों आलेख किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका अद्वितीय हल होगा कि नहीं। अगर इसके लिए कंडीशन ये भी है, आलेख अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। दूसरी स्थिति में अगर हम देखें कि आलेख विधि में दोनों समीकरणों के आलेख समानांतर रेखा में होते हैं। ये समीकरण 1 का आलेख है, ये समीकरण 2 का आलेख है। तो आलेख विधि में दोनों समीकरणों की रेखाएं कैसी हों, समानांतर हों, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण भी कहते हैं। असंगत समीकरण किन्हें कहते हैं? यदि समीकरण का अद्वितीय हल नहीं है या आलेख में दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण कहते हैं। और अगर समीकरण का हल है, अद्वितीय हल है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण का हल है, तो हम उस ऐसे समीकरण को कहते हैं संगत समीकरण। तो असंगत समीकरण को हम या अद्वितीय हल नहीं है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की, जहाँ a1 b1 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तीसरी कंडीशन और रहती है इसमें, यदि रेखाएं संपाती हों। यदि रेखाएं संपाती हों, पहले समीकरण की मान लो एक आलेख से प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर 1 का आलेख है, और हम देखते हैं कि समीकरण 2 का आलेख भी यही रेखा आती है। मतलब रेखा कैसी है? संपाती है। तो समीकरण के अनंता अनेक हल होते हैं और इसके लिए कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही है परीक्षा में कि अगर सबसे पहले जैसे हम बताएं a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, तो हम कह सकते हैं एक समीकरण का अद्वितीय हल है। और आलेख विधि में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। हम दूसरी कंडीशन पर जाएं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं है। और आलेख विधि में कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तीसरी में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। हम सवाल हल करवाएंगे तब हम बताएंगे कि ये कैसे आते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं आलेख में संपाती हैं और इसका का हल क्या होगा? इसके अनंता अनेक हल होंगे। आलेख विधि से 3.1 का हम एक दूसरा सवाल करवा रहे हैं। सवाल है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी।
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें उसने जो चीज़ें खरीदी हैं वो बल्ला है और गेंद है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत बराबर X रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर 22 रुपये। अब प्रथम शर्त में कह रहा है वो कि 3 बल्ले और 6 गेंद है। 3 बल्ले मतलब एक बल्ला की कीमत कितनी है X रुपये, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी 3X रुपये। 6 गेंद है, एक गेंद की कीमत कितनी है 22 रुपये, तो 6 गेंदों की कीमत हो जाएगी 6 और ये दोनों कुल कितने में खरीदी उसने 3,900 रुपये में। तो एक आपका पहला समीकरण बन गया 2 चर वाला रेखिक समीकरण। दूसरी शर्त में है एक बल्ले की कीमत कितनी है X रुपये और 3 गेंद मतलब 3 बाई, एक गेंद की कीमत है 22 रुपये, तो 3 गेंदों की कीमत हो जाएगी 3 बाई। इन दोनों का मूल्य है 1,300 रुपये। तो आपका ये बन गया दूसरा समीकरण। अब जो अपना समीकरण 1 है 3x धन 6y बराबर 3,900 रुपये, इसको लेंगे हम समीकरण 1 से। तो 3x धन 6y बराबर 3,900 रुपये। इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 संख्याएं हैं 3x 6y और 3,900। इस समीकरण को सरल करने के लिए हम देख रहे हैं 3 का भाग इसमें चला जाता है, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या 3 का भाग दिया तो 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 तो 2y, और यहाँ 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 तर का 9 और जे 2 0। तो इसका एक सरल समीकरण बन गया x धन 2y बराबर 300। अब हमें देखना है इसमें, अब हम x को या 2y को कर देंगे पक्षांतर। तो हमें ये देखना है कि जिसका गुणांक 1 है, जिस चर का गुणांक अगर 1 है समीकरण में, तो उसको हमें पक्षांतर नहीं करना है, हमें दूसरे चर को पक्षांतर कर देना जिसका गुणांक 2, 3 या कुछ भी हो या ऋणात्मक हो। तो x बराबर 1300 ऋण 2y। अब हम एक सारणी बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। इसमें हम 3 मान ज्ञात करेंगे, यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे। अब इसमें हम y के मान रखेंगे अपने मन से। तो देख रहे हैं यहाँ पे संख्याएं 1,300 है, तो हमें y के मान 100 से ज़्यादा रखना पड़ेंगे। जैसे हमने y का मान रखा 200 रुपये, ये मन से मान रख रहे हैं y के, तो 2 का गुणा काय में होगा 200 में, तो कितने हो जाएंगे 400, और 1300 में से 400 घटे तो कितने बचे 900। तो x का मान आ गया 900, y का मान आ गया 200। अब दूसरी स्थिति में 300 रखते हैं, y का मान रख दो, 300 रख दिया, 3 दूनी 6, 600 हो जाएंगे, 300 गुणे 2 तो कितने हो गए 600। 1,300 में से 600 घटाए तो कितने बचे 700।
और मान रख के देख लें, 400 रख देंगे तो 4 दूनी 800 हो जाएंगे। y का मान कितना रखा अपन ने? 400, तो यहाँ 400 लिख दो। 400 का 2 में गुणा किया तो कितने हो गए? 800। 1300 में से 800 घटाए तो कितने बचे? 500 बचे। एक मान और निकाल के देख ले रहे, 500 रख लो। तो y का मान हमने रखा 500, तो 2 गुणित 500 कितने हो जाएंगे? 500 दूनी 1000। 1300 में से 1000 घटाए तो कितने बचे? 300। ये हमारे x y के मान निकल आए, मतलब x और y के निर्देशांक प्राप्त हो गए। x y के निर्देशांक प्राप्त होंगे हमें समीकरण 1 से प्राप्त x y के निर्देशांक। अब हम इनको किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले जो हमारा निर्देशांक है 900 और 200, तो 900 पहले लिखना है, कॉमा लगा के 200 लिखना है। ये पहला निर्देशांक है। दूसरा निर्देशांक है 700 और 300, तो 700 लिख देंगे, फिर 300 लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा निर्देशांक है 500 और 400, तो 500 और 400। चौथा निर्देशांक है 300 और 500। तो ये हमें 4 निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। इनसे हम ग्राफ खींचेंगे समीकरण 1 का। इसी प्रकार समीकरण 2 का हमें इसी प्रकार से निर्देशांक प्राप्त करना है। तो समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 2 है अपना x धन 3y बराबर 1300। अभी हमने बताया था आपको कि जिस चर का गुणांक 1 है इसको पक्षांतर ना करके हमें दूसरे चर को पक्षांतर करना है। अगर एक यहाँ पे है तो इसको पक्षांतर नहीं करना है। अगर दोनों में है कोई गुणांक तब तो किसी एक को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x बराबर 1300 ऋण 3y। इससे फिर हम एक सारणी प्राप्त करेंगे समीकरण 1 की। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। ये समीकरण 2 से प्राप्त सारणी है और ये समीकरण 1 से प्राप्त सारणी है। अब आप y के मान मन से भरते जाइए और x के मान आपको प्राप्त होते जाएंगे। जैसे मान लो हमने y का मान 200 रुपये रखा, इसको हल कर लेंगे 3 गुणित 200 तो 600 हो जाएगा। और 1300 में से 600 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 700। 300 रख दिया अपन ने y का मान, तो 3 तिरका 900, 100 का गुणा करेंगे 300 का गुणा करेंगे 3 में, तो 300 गुणित 3 तो 900। और 1300 में से 900 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 400। 400 रखेंगे मान जब, तो 4 3 400 3 1200 और 1300 में से 1200 गए तो कितना बचेंगे? 100। अगर अगला मान हम 500 रखते हैं तो ये ऋणात्मक माना जाएगा। आ जान दो, 500 रख दिया हमने, तो 500 का गुणा 3 में किया तो 1500 ऋण के 1500 और धन के हैं 1300। तो धन के 1300 में से 1500 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास ऋण के 200। तो जिस प्रकार आप समीकरण 1 से प्राप्त निर्देशांक प्राप्त किए थे आपने, इसी प्रकार हम समीकरण 2 से प्राप्त x y के
निर्देशांक। पहले x का लगना है, फिर y का लगना है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहला निर्देशांक था एक्स वाई का 700 और 200, दूसरा था 400 और y का निर्देशांक 300, तीसरा x का निर्देशांक 100 और y का 400, और चौथा निर्देशांक x का ऋण 200 और y का 500। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में हम देखेंगे भी ज्यामितीय रूप से कि ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये यहाँ पे मूल बिंदु है, ये 0 0 कहलाता है। इसमें बराबर बराबर 1 1 सेंटीमीटर के खंड रहते हैं, तो अपन चिन्ह लगा लेंगे। ये आपके ग्राफ कॉपी में बने हुए रहते हैं। आपको केवल लाइन खींच के इसमें आपको पैमाना से अंक भरना है। अब हमें एक्स वाई का पैमाना लेना है, तो हम देख रहे हैं अपने निर्देशांकों में कि संख्या 900 तक है और सबसे बड़ी संख्या 900 तक है और यहाँ पे भी 700 है। तो हम एक खंड में 1 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर ले लेंगे 100 और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर भी ले लेंगे अपन 100। तो यहाँ जाएगा 100, यहाँ 200, यहाँ 300, 400, 500, 600 और ये 700। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500। अब यहाँ पर ऋणात्मक आएंगे, ऋण 100, ऋण 200, ऋण 300, ऋण 400, ऋण 500। यहाँ भी ऋणात्मक आएगा, ऋण 100, ऋण 200, ऋण 300, ऋण 400, ऋण 500। अब हम निर्देशांक में जो बिंदु प्राप्त हैं, में निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, उन बिंदुओं को हम इन अक्षों पर निरूपित करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से पहला निर्देशांक है 900 और 200। यहाँ पे देख रहे हैं आप 700 तक आ रहा है और आगे बढ़ाएंगे तो 800 और 900 प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अगर पहला नहीं आ रहा तो दूसरा देखो 700 और 300। तो x का मान 700 आपका बिंदु J है और x अक्ष पे ये x का मान है और y का मान है 300, तो y का मान है 300 और ये दोनों आके कहाँ कटेंगे? बिल्कुल सीधे आएंगे, बिल्कुल पहले हॉरिजॉन्टल और यहाँ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में 90 अंश पे। तो एक बिंदु हमें प्राप्त होगा। ये पहला बिंदु प्राप्त हुआ, पहला निर्देशांक 700 का और 300 का, 700 और 300 का। अब दूसरा देखो निर्देशांक 500 और 400 का। तो x का मान 500 J है, y का मान 400 J है, ये दोनों आके कहाँ कटेंगे? यहाँ पे। ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया आपको। तीसरा 300, x का मान 300 और y का मान 500। तो ये y का मान है 500 और ये x का मान 300, तो
तो ये कहाँ प्राप्त होंगे, ये यहाँ पर। ये तीसरा बिंदु प्राप्त हो गया। इसको हम नाम भी दे भी सकते हैं ए बी सी, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक आलेख खींच देंगे इस प्रकार से। तो ये हमें प्राप्त हो गया समीकरण 1 से प्राप्त आलेख। अब हम दूसरा देखेंगे। जो दूसरे निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं 700 और 200। तो सबसे पहले 700 जो है x का मान, 200 जो है y का मान, तो ये कहाँ प्राप्त होंगे, यहाँ पर। ये पहला बिंदु है, इसको अपन A1 नाम दे देंगे। दूसरा 400 और 300। 400 जो है x का मान, है ये y का मान है। x का मान 400 जो 300, तो 300 जो है 400 जो है, तो ये कहाँ प्रतिच्छेद होंगे, यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ A1 नाम दिया, इसको हम नाम दे देंगे B2। तीसरा है 100, x का मान 100, y का मान 400। तो x का मान 100 जो है, y का मान 400 जो है, तो तीसरा बिंदु हमें 100 के ऊपर और 400 के सामने। इस प्रकार से ये हमें तीसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा A3। अगर आपको 3 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें एक आलेख प्राप्त हो जाएगा। तीनों बिंदुओं को मिला दें हम। अब देख रहे हैं आप, चूंकि हमारा बोर्ड पर ग्राफ छोटा बन रहा है, और जब आप कॉपी में बनाएंगे तो बड़ा ग्राफ बन जाएगा, तो हो सकता है आगे जाके ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण का आपको हल प्राप्त हो जाएगा। और इस समीकरण ये 1300 पे कटेगी। x का मान 1300 आएगा और y का मान 0 आएगा। तो 1300 और ये 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300 पे आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद हो जाएंगी और आपको समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा।